बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफिर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त PTM की एक अहम बैठक लाहौर जाती उमरा में जारी है, जिसमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि आज वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जमानों का इजलास बुलाया हुआ था, जिसमें PTM के 13 दिसंबर को होने वाले इजलास के हवाले से, जलसे के हवाले से रिपोर्ट भी मांगी गई है और हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम हुकूमती तर्जमानों की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ एक अहम जो पेशरफ्त हुई गुज़िश्ता रोज़ के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान के ओहदे से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तर्जमान के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है। उसकी अंदरूनी कहानी क्या है उसका भी जिक्र करेंगे। सजाद साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आज जो इजलास इस वक्त जाती उमरा में हो रहा है और जिसमें ये तो पहले बताया गया था, गुज़िश्ता रोज़ जलसा हुआ था उसमें भी ये बात हुई थी कि आइंदा जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में, और इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन आज कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं, क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अभी ये कहना, आपको याद होगा हमने 2 हफ़्ते पहले जो प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इस्तीफ़ों का मामला है उसको लेकर वो पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जाएंगे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक फिर वो आगे बताएंगे। और आपको पता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में चौधरी एतजाज़ एहसन जैसे लोग बैठे हुए हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत मोहतरम है, वैसे भी उनका बड़ा कद काठ है और उनकी इस्तीफ़ों के हवाले से एक मुख्तलिफ राय है। ठीक है, अब जो PDM का आज इजलास हो रहा है उसमें मेरे ख़्याल में जो इस्तीफ़ों का मामला है उस पर शायद पीपल्स पार्टी को कायल करना मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरमा मरीम नवाज़ के लिए शायद मुश्किल हो। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर इस्तीफ़े देने के मामले पर जो है वो राज़ी हो, और अगर इस्तीफ़े देगी तो उसकी कीमत क्या होगी, वो कीमत पहले पीपल्स पार्टी को बताना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि शेख रशीद ने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, तो जिन लोगों ने शेख रशीद को ये इन्फॉर्मेशन दी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़े नहीं देगी, मेरे ख़्याल में वही लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो से राब्ते में भी हैं और उन्हीं राब्तों की वजह से शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़्यादा खुश भी हैं और शायद वो इस्तीफ़े देने के मामले पर कोई इतने रज़ामंद नज़र नहीं आते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में ये बातों का इजहार भी किया है कि हम अगर इस्तीफ़े दें तो किस बात पर दें। ठीक है, और फिर उन्होंने माजी की भी बहुत सारी बातें की हैं। ये पस मंज़र मैंने इसलिए बताया ताकि हमारे नाजरीन को ये पता चल सके कि क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने पे फौरी राज़ी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की जो सूरत हाल है इसमें कई अहम पीपल्स पार्टी के लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, उनसे बातचीत भी हुई, तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है इस्तीफ़ों पर राज़ी हो। अब सवाल ये है कि अगर ये बाकी लोग जो PDM में शामिल जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून बड़ी तादाद में असम्बली में बैठी हुई है, पंजाब में बैठी हुई है, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाएगी। उसमें पीपल्स पार्टी क्या रोल करेगी? क्या पीपल्स पार्टी को कोई लॉलीपॉप दे के हुकूमत जो है वो क्या पीपल्स पार्टी को कोई अपनी हमायत पर आमादा करना चाहती है? ये सारी चीज़ें हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ने ये अपोजिशन के साथ खड़ी ना हुई और उन्होंने अगर इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन अपोजिशन के साथ मिलकर जो है वो फ़ैसला ना किया और उससे अलहदा हुई तो यकीन मानिएगा पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया था और पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम इस्तीफ़े देंगे, शुरू में ये बात की और पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं उस पर तैयार हुए, लेकिन बाद में बिलावल साहब ने जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात की और इधर की बात की तो उसके बाद जो है फिर पीपल्स पार्टी के लोग मायूस हुए और पीपल्स पार्टी पंजाब में जो थोड़ी सी मुतहरक हो रही थी, उसका कारकुन आ रहा था, वो भी अब वापस खामोश होता जा रहा है बिलावल भुट्टो के इस नए मौक़िफ़ के बाद। अच्छा, इस पर जो ये खबर गुज़िश्ता रोज़ भी सामने आई थी कि वज़ीर आला सिंध ने और पीपल्स पार्टी के सिंध के मेंबर असम्बली ने तमाम ने तकरीबन अपना जो इस्तीफ़ा है वो चेयरमैन सेक्रेटरीट को भी जमा करवा दिया है, तो इस हवाले से तो और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी गुफ्तगू की गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में, उन्होंने ये इजहार किया कि
इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है और बड़े जाहो जलाल से ये बात की है, ललकारा है मौजूदा हुकूमत को। तो आज की बैठक में आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाकी जमातों को तो हो सकता है कि इस बात पर इत्तफाक हो भी और है भी। मौलाना फजल रहमान तो आपको याद है शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि इस असम्बली में ही ना बैठा जाए। वो तो इस बात के भी मुखालफ थे कि हलफ ना उठाया जाए। ये भी प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब की जो मुदाखलत थी और प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी आए, उन्होंने सब लोगों से बात की और कहा कि नहीं, हमें जमहूरियत के लिए बैठना है, बात करनी है, तो उस पर हुआ। मौलाना फजल रहमान तैयार हैं, मरीम नवाज साहबा तैयार हैं, उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इस्तीफ़े न दिए जाएँ। लेकिन सवाल ये है कि इस्तीफ़े देने के बाद अपोजिशन के पास मुतबादल ऑप्शन क्या है? ठीक है, क्या वो मुझे ये बताएं, आप इस्तीफ़े भी दे दें, आप लॉन्ग मार्च लेके आएँ और यहाँ लॉन्ग मार्च करें और उससे अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो क्या आप ये रिवाज नहीं डाल रहे कि जत्थे जब भी आएँ? और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है इन जत्थों को? पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा धरने दिए गए हैं, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा यहाँ धरने दिए गए हैं। और मुझे याद है कि एक दिन मैं और आज एक साहब हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आज भी बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इंफॉर्मेशन की जो टीम में उसमें शामिल थे, मैं उनके साथ खड़ा हुआ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की साइड पर हम खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे कॉरिडोर पे कहा कि देखो ये कौन सी गाड़ियाँ और लोगों को उतार रही हैं, जब काजी हुसैन अहमद साहब ने डी चौक पर धरना दिया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, तो ये धरनों को सबसे ज़्यादा और जत्थों को सबसे ज़्यादा सामना जो है वो तो खुद पीपल्स पार्टी ने किया है। तो क्या अब आप ये रवायत डालना चाहते हैं कि जत्थों के ज़रिए लोग आएँ और आके हुकूमत ख़त्म कर दें? फिर आइन और कानून जो है उसकी क्या हैसियत होगी? नहीं, जत्थों का सामना तो नून लीग ने भी किया है ना, जो बहुत ज़्यादा शद्दोमत से मुतालबा कर रही है। ये अगर यही बात होती रही जब पीटीआई ने, जो आज की हुकूमती जमात है, इन्होंने कंटेनर्स पर खड़े होकर एक बड़ा तवील धरना दिया था, इस्लामाबाद की तारीख में याद रखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी गवर्नमेंट नहीं गई थी जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पंजाब में, आपको याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और उन्होंने मौलाना ताहिरुल कादरी को नहीं रोका था। वो यहाँ आए और जमा हुए और उन्होंने धरना दिए रखा, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं गई थी। सवाल ये है कि क्या आप अपोजिशन के पास कोई मुतबादल प्लान है? मुतबादल प्लान अभी तक सामने नहीं आया कि जब अपोजिशन जो है अगर इस गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहती है उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, आइन के अंदर क्या तरीक़ाकार है। आइन के अंदर तरीक़ाकार ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख लाएँ। जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख कामयाब हो जाए, आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। आपको याद होगा मैंने सदर आसफ अली जरदारी का फार्मूला आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने कहा है कि पहले हम पंजाब में अदम एतमाद लाते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और उसके बाद फिर हम बलूचिस्तान में लाते हैं, वहाँ से हुकूमत का इत्तेहादी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, अपना जाम कमाल साहब, तो उसके बाद फिर हम मरकज़ में लाएंगे। तो हमें इन मरकज़ में अदम एतमाद की तारीख लाने में ज़्यादा आसानी होगी जब पंजाब और बलूचिस्तान में हम अपने लोग ले आएंगे। लेकिन उसके लिए कोई मेरे ख्याल में सूरत हाल अभी बन नहीं रही, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। पसे पर्दा मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। उस पे क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं पीडीएम की दीगर जमातों को पीपल्स पार्टी के इस फार्मूले पर? क्या वो ये समझते हैं कि ये काबिल अमल नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि काबिल अमल जब आसफ अली जरदारी सब चीज़ें अपने हाथ में ले लेंगे तो वो हुकूमतें बनाने में बड़ा अपना तजर्बा रखते हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है उन्होंने हुकूमत उड़ा कर रख दी थी, जबकि उनका कोई वहाँ पे MPA भी नहीं था। तो वो लेकिन सेनेट का तजर्बा भी हमारे सामने है। हाँ, मैं सेनेट का तजर्बा भी हमारे सामने है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में जो लोगों में वो, हम जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की स्टोरी पर आएंगे तो वो मैं बताऊँगा कि पीपल्स पार्टी में भी और कौन कौन जाने वाला है और क्यों जाने वाला है। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि वो भी सामने है। यही वो वजह है जिससे जो अपोजिशन की बाकी जमातें पीपल्स पार्टी को बता रही हैं कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं होने देगी। ये वो बातें हैं जिसको मद्देनज़र रख कर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के आज जो PDM का इजलास हो रहा है उसमें ये फैसला हो जाएगा कि ये पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े फ़लाँ दिन को पेश कर देगी। जो आपने बात की कि उन्होंने चेयरमैन सेक्रेटरीट में जमा कराया, इस्तीफ़े ये नहीं होते जी। इस्तीफ़े को चेयरमैन सेक्रेटरीट में जमा कराने से मंजूर नहीं होते। इस्तीफ़े जो हैं वो मुतलका असम्बली के स्पीकर को देने पड़ते हैं और फिर स्पीकर ने आके फैसला करना होता है कि जनाब ये इस्तीफ़ा मंजूर है कि नहीं मंजूर। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, जब क़यादत हुक्म दे देगी कि जनाब आप स्पीकर को जमा करवा दिए जाए तो इस्तीफ़े मौजूद होंगे वो उठा के। मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक सियासत है और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट की कुर्बानी देगी जब तक कि उस कुर्बानी की पीपल्स पार्टी को कोई बड़ी कीमत कहीं से नम नज़र आ रही हो कि हाँ हम यहाँ देते हैं और उसके बाद इलेक्शन हो रहे हैं और हमें रोका नहीं जाएगा और हम आएंगे।
तो फिर वरना उसके अलावा मेरा नहीं तो ख्याल फिर ये प्रैक्टिस जो हो रही है ये क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी जिस तरह सेनेट का भी एक हवाला दिया गया है, उस तजर्बे से गुजरने के बाद अब वो देखना चाहती है कि कौन कौन इस्तीफे दे रहा है और कौन नहीं, और सूरत हाल की तब्दीली या वक्त की नब्ज़ पे हाथ रख कर चेक करना चाहती है अपनी पार्टी के अंदर? नहीं, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो जब बिलावल भुट्टो लोगों को ये बुला के कहेंगे कि आप इस्तीफे दे दें तो लोग दे देंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात क्यों कहेंगे? ये उसी वक्त कहेंगे जब कराची सिंध हुकूमत जो है उसकी कुर्बानी के केवल उसकी मुतबादल पीपल्स पार्टी को उसके बदले में कोई बड़ी कीमत मिल रही हो। अगर नहीं मिल रही हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए कोई कुर्बानी देंगे, क्योंकि आप बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले दिनों एक मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जनाब काला कोट पहन के तो हमारे ख़िलाफ़ ये गए थे ना गवर्नमेंट में, और उसके बाद आपको याद होगा जब मियाँ नवाज़ शरीफ गए मेमो गेट पर तो पीपल्स पार्टी को उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बल्कि नुकसान क्या हुआ, पंजाब से वो वाश हो गई उसके ख़िलाफ़, जो सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब जो रिमार्क्स देते रहे। तो ये मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख कर अगर पीपल्स पार्टी को इस बात पर आमादा कर लिया जाता है कि वो इस्तीफ़े दे, तो फिर कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का कोई मामला कहीं और भी तय हो गया। क्या आज की बैठक में कोई मुतबादल प्लान जो है वो डिस्कस हो सकता है या उसका कोई फैसला सामने आ सकता है? देखिए, आपके ख्याल में मुतबादल प्लान अपोजिशन के पास क्या हो सकता है? लॉन्ग मार्च और क्या हो सकता है? उसका तो वैसे ऐलान किया जा चुका है। मैं आपको अर्ज़ करूं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, स्टैब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को हटाने या मौजूदा हुकूमत को में कोई तब्दीली लाने पर उस वक्त रजामंद हो सकती है जब ये सारी अपोजिशन जो है ये मुल्क ब्लॉक कर दे। ठीक है जी, कहीं कोई ट्रांसपोर्ट ना चल रही हो, कहीं कोई दुकानें ना खुली हों, कहीं कोई पहिया ना चल रहा हो, मुकम्मल तौर पर बड़े शहर ब्लॉक हो जाएं और मामला बहुत ख़राब हो जाएं, फिर तो ये देखा जा सकता है कि मुल्क का इतना नुकसान नहीं हो सकता। बाकी ये जलसे इससे बड़े भी जलसे करते रहें, कल भी उनका जलसा बड़ा था, वो और भी जलसा बड़े कर सकते हैं। 27 को पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर, वो जलसा भी बड़ा होगा। जलसे बेशक करते रहें लेकिन जलसों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, जलसों से कोई चीज़ बरामद नहीं होने वाली है। और पीपल्स पार्टी फिलहाल लॉन्ग मार्च की हामी तो है, वो तो ये अनाउंस कर चुकी हुई है। अब टेक्निकली इस हुकूमत को तोड़ने का एक ही रास्ता है इस्तीफों का, उस पर वो राजी नहीं। तो क्या कहीं से कोई, जिस तरह राब्तों का भी आपने एक इशारा दिया है, क्या कोई गुफ्तगू हो रही है, क्या कोई एश्योरेंस दी जा रही है पीपल्स पार्टी को? देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पीपल्स पार्टी के लोग हमें चीज़ें बताते हैं तो पता चलता है ना जी। बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल राब्ते में हैं और बिल्कुल बातचीत वो कर रहे हैं, और उनको वो जब चाहते हैं फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन करके बात कर लेते हैं। कल तो उन्होंने जलसे में कहा कि फ़ोन ना किया जाए, लेकिन वो ख़ुद भी फ़ोन पे बातें करते हैं, उनको भी फ़ोन आते हैं। तो ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो है वो उन क़ुव्वतों के राब्ते में है जो हुकूमतें बदलने का हतमी फ़ैसला करती हैं। लेकिन इस पे फिर एक बड़ा सवाल है, उसका सवाल और जवाब दोनों में अभी चूँकि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक के बाद सवाल भी रखेंगे सामने और जवाब भी लेंगे, जो कि इससे रिलेटेड है कि अगर एक जानिब कीमत तय की जा रही है तो दूसरी जानिब क्यों नहीं। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पीटीएम रहनुमाओं की आज की बैठक के बाद। सजाद तरीन साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? आपने मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनी, इस्तीफ़ों के हवाले से वो ज़रा थोड़ा सा साइड से गुजर गए, लेकिन लॉन्ग मार्च पे बड़ा फोकस दिखाई दिए हैं। तो वो बात जो आप कर रहे थे, मेरे ख्याल में उसी का जो नतीजा है वो सामने आ गया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस्तीफ़े जो हैं वो उस वक्त तक मेरे ख्याल में मौसर नहीं होंगे जब तक सारी जमातें नहीं देंगी, और पीपल्स पार्टी का मैं बता चुका हूं कि उनका भी कोई चांस नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो ने भी उनको मीटिंग में भी ये कहा होगा, पहले भी उन्होंने ये बात कही है कि मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैसला करेगी। और अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की हैसियत में आपको बताऊँ कि बिलावल भुट्टो के सामने क्या है, वो भी ज़रा आप सुन लें। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो तरमीम हो रही है मुद्दत मुलाजमत में कानून साजी में, उसमें हम तरमीम डालेंगे, और अगर तरमीम हमारी मंजूर ना हुई तो हम बाइकाट कर देंगे। फिर नवीद कमर साहब, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में फ़ैसला हुआ, और उस फैसले की जो हैसियत थी वो ये हुई कि नवीद, जब ये इजलास हुआ उसमें तरमीम डाली गई, और फिर नवीद कमर साहब ख़ुद खड़े हुए हो। बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया फ़ोन आ गया था मुझे
लीडरशिप की तरफ से, और वो फिर तरमीम वापस ले ली गई थी। ये भी रिकॉर्ड पर बातें हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है। वहाँ जैसे मैंने कहा कि एतजाज़ हसन जैसे लोग हैं जो इस्तीफ़ों की मुखालफत करते हैं, और भी लोग बहुत सारे हैं। तो उससे जो है सूरत हाल मेरे ख्याल में कोई इस्तीफ़ों की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आती जब तक कि पीपल्स पार्टी को उसकी कोई बड़ी कीमत ना मिले। ठीक है, एक बात। ये दूसरी, मरीम नवाज़ साहबा बिल्कुल बात ठीक कह रही थी। अगर जलसा छोटा था, अगर जलसा नाकाम था, अगर जलसे में लोग नहीं थे, तो कल से आप ये देखें कि तमाम हुकूमती तर्जमान, चाहे वो वफाक में हो चाहे वो पंजाब में हो, वो क्यों सीखपा हो रहे हैं और क्यों हंगामा बर्पा कर रहे हैं और क्यों जवाब दे रहे हैं। अगर छोटा जलसा था तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ठीक है ये जलसा हुआ है, बस ख़त्म, इस जलसे की कोई हैसियत नहीं। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर और चीफ मिनिस्टर पंजाब तक सब लोग जवाब देने में लगे हुए हैं। उस जलसे की अहमियत, उस जलसे को बड़ा बनाने में तो हुकूमत लगी हुई है, सारा कुछ काम करने में। तमाम वज़रा, तमाम तर्जमान बाकी सारा काम छोड़ के लगे हुए हैं उधर PDM के जलसे पे बात करने के लिए। बात सिर्फ बयान नहीं दे रहे। आज तर्जमानों का जो इजलास बुलाया गया तो उसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि PDM ने जो 13 दिसंबर को जलसा किया है गुज़िश्ता रोज़, उसकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। अब वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले भी ये बयान दे रहे हैं, फिर इस इजलास के बाद भी उन्होंने ये बयान दिया कि साफ साफ उनको बता दिया जाए कि हम NRO नहीं दे रहे, ये जलसा जो है वो नाकाम था और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है बातें की जा रही हैं और गैर जमहूरी किस्म का ये जलसा था। तो आज बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी पेश की गई है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो रिपोर्ट पेश करने वाली ख़बर है ना, ये किसी तर्जमान ने चलाई होगी, क्योंकि इनके जो तर्जमान है वो उनकी काबिलियत का भी कोई सानी नहीं है। ठीक है, ये मुल्क ये नहीं सोच रहे कि हम क्या करा रहे हैं, रिपोर्ट चला रहे हैं। आप ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले रिपोर्ट दी होगी कि इतने कुर्सियाँ हैं, इतने लोग हैं, इतने फासले पर लोग बैठे हुए थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक ख़ास पैरामीटर होता है लोगों को नापने के लिए कि कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, उनकी गिनती, उनकी तादाद। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जलसा शुरू होने से पहले रिपोर्ट आ गई होगी, यकीनन आ गई होगी। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी आ गया होगा कि इस जलसे में बिलावल भुट्टो ने क्या कहना है, मरियम ने क्या कहना है, महमूद खान चकजई ने क्या कहना है और फजल रहमान क्या कहेंगे। तो ये तर्जमान क्या रिपोर्टें पेश करते फिर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में एक नाइलियों की जब दास्तान लिखी जाएगी उसमें यह भी लिखी जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर को तर्जमान रिपोर्ट पेश करें। प्राइम मिनिस्टर को कोई भी वाक़या होता है उसके फ़ौरन बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट आती है, और कई रिपोर्टें ऐसी हैं जो मैंने खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मौजूदगी में उन्होंने मुझे दिखाई जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि ये फ़लाँ जगह ये आ रही है, फ़लाँ की जगह। और डेली की जो सियासी सिचुएशन होती है उस पर इंटेलिजेंस एजेंसी डेली की बुनियाद पर ख़बरें और जो रिपोर्ट्स वो देती हैं कि जनाब ये। अब ये कहना कि ये तर्जमानों ने रिपोर्ट ये जितने तर्जमान हैं आप इनमें से बताएं मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी इतने बड़े बड़े जलसे किए हों या काउंसलर का इलेक्शन लड़ा हो। इनमें कोई नहीं है ऐसा। ठीक है। तो ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये एक ऐसी चलवा दी जाती है जी, खबर चलवा दी जाती है रिपोर्ट पेश, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म खुद बयान दे रहे हैं ना इस पर। देखें, मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूं कि वज़ीर-ए-आज़म से लेके चीफ मिनिस्टर पंजाब तक सब इस पर जवाब दे रहे हैं। अगर वो जलसा गैर मुअस्सर था, नाकाम था, छोटा था, लोग नहीं आए, तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देने की क्या ज़रूरत थी? फिर उस जलसे पर यही था ना, ठीक है बस हो गया तो नज़रअंदाज कर दें आप। ठीक है, अब वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च की तरफ वो जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ये जवाब भी दे रहे हैं, बार बार ये बातें भी की जा रही हैं और जलसे के हवाले से डिस्कस भी किया जा रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है? ये तो आप चले हुकूमत को एक पैगाम चला गया कि हुकूमती मुशीरान और हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत की सारी मशीनरी क्या कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कोई इम्पैक्ट पड़ा है? जैसे आप तो शुरू से कह रहे हैं कि इम्पैक्ट तो पड़ ही नहीं रहा, तो ये इनकी इस किस्म की हरकतों से भी कोई शायद उल्टा नुकसान इनको हो सकता है, लेकिन क्या नफसियाती दबाव में है हुकूमत, उन्होंने इसको सर पे ले लिया है, क्या वजह क्या है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है कि हुकूमत परेशान क्यों है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हुकूमत परेशान जो है वो अपनी कारकर्दगी की वजह से है। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत अगर परेशान है, मैंने बहुत पहले भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इस हुकूमत को अपोजिशन घर नहीं भेज सकती, लेकिन इस हुकूमत की जो अपनी कारकर्दगी है वो कारकर्दगी अच्छी नहीं है और ये अपने बोझ तले दबेगी जब भी दबेगी। तो इसको उधर परेशान होना चाहिए ना। फिर ये रिपोर्ट्स मंगवाने का तो मेरे ख्याल में देखिए, ये जो तर्जमानों की रिपोर्ट्स है इन पर कोई यकीन नहीं रखता ना। ये ऐसे खबर चलवा दी गई है कि ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है और किसी तर्जमान ने किसी रिपोर्टर्स को कहा होगा कि ये मैं ये भी बता दूंगा। इस तरह नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर, एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, एक तरीक़ाकार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई भी चीज़, कोई भी हादसा हो, बम धमाका हो गया, कुछ और हो गया, उसको इंटेलिजेंस एजेंसी एक रिपोर्ट पेश करती हैं।
पॉलिटिकल सूरत हाल पर डेली प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट दी जाती है। फिर इस तरह का जलसा, जो जलसे चल रहे होते हैं, इस तरह के जो जलसे होते हैं, उन जलसों में जलसों के शुरू होने से पहले रिपोर्ट उनके पास आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर को बता दिया जाता है। कल वज़ीर आज़म साहब ने ये कोशिश की कि ये बताया जाए, एक तस्वीर उन्होंने शेयर करवाई कि वो अपने कुत्तों के साथ खेल रहे हैं कि मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जलसे हो रहे हैं या नहीं। तो कल तो ये रवैया था, फिर आज जो है एकदम पूरी फौज आ गई। इस पर भी जिक्र करते हैं, और फिर एक आम स्टोरी जो आपने ब्रेक की थी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हवाले से, उसका भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पीडीएम का एक जानिब जलसे जुलूस के हवाले से अभी कुछ देर पहले जो अपडेट है वो भी सामने आई है, और हुकूमती वज़रा का जो रिस्पांस सामने आया है उस पर सजाद तरीन साहब, जैसे कि आप गुफ्तगू कर रहे थे कि हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए, उनको उस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। और सवाल यही था कि क्या हुकूमत किसी दबाव में है, नफसियाती तौर पर दबाव, या फिर वो सिचुएशन को डाइवर्ट करना चाहती है कि चलें लोग इसी में लगे रहें, लेकिन उसका फ़ायदा बहरहाल अपोजिशन की हो रहा है। इसमें एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था इस्तीफ़ों के हवाले से, अभी हमने इब्तिदा में जो जिक्र किया और आपने ये फरमाया कि एक जानिब तो पीपल्स पार्टी चारी की कीमत है, अब सारा मामला जो है पीपल्स पार्टी पे रुका हुआ है ऐसा लग रहा है इस्तीफ़ों के मामले को लेकर। बाकी तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं चाहती क्योंकि सिंध उनके पास है। सवाल ये है कि दूसरी जानिब ये जो राब्ते हैं, क्या वहाँ से भी कुछ तय हो रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जहां राब्ते हो रहे हैं और जहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत खुश होते हैं कि मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं, फ़ोन उठाता हूं, बात कर लेता हूं, अगर तो वहां से कोई मामला तय हो गए तो फिर यकीनन पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ों पे चली जाएगी। और अगर वहाँ से मामला ना हुए और वहाँ से अगर सिर्फ इनको वैसे ही कहा गया कि ठीक है, तो फिर ये उसी तरह रुक जाएंगे। क्योंकि मुझे आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ख़ुद ये कहा था जब पिछले इलेक्शन हुए थे कि पीपल्स पार्टी 40 से 50 सीटें जो है पंजाब से जीतेगी, तो 30-35 तो हम लेंगे ही लेंगे। तो फिर आपने देखा कि जो इनको बता रहे थे कि आप 30-35 सीटें लेंगे, वो देख लिया आपने। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए गिलगित बल्तिस्तान में, और वहाँ जो कुछ हुआ उनके साथ, क्या वो कम है? अभी भी अगर वो समझते हैं कि किसी के टेलीफोन आने से और किसी से कोई बातचीत करने से शायद उनको चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या माजी के तजर्बे से नहीं सीखा पीपल्स पार्टी ने कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक वो इस्तीफ़ों के मामले पर ले तो लाल से काम ले रहे हैं? नहीं सर, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ेगी, आप मुझे बताएं। वो एक फैक्टर है कि गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आगे के लिए दूसरी जानिब तय करने के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेरे इल्म में हैं, मेरे मालूमात मेरे पास हैं, जो ऑन एयर कहीं नहीं जा सकती। बस इतना ही काफ़ी है कि सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी पीपल्स पार्टी जब तक कि कोई उसकी कीमत तय नहीं होगी, तय नहीं होती। और वो ज़ाहिर है ये तमाम जमातें मिलकर क्या कीमत दे सकती हैं? ज़ाहिर है वो तय तो फिर एक ही जगह से होते हैं ना, जैसे आपने इशारा दिया। जब तक वहाँ तय नहीं होती कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो आम डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता दिनों में हुई, एक जाने पीडीएम के जलसे हैं, वज़रा बयान दे रहे हैं अपनी जगह पे, वज़ारत दाखिला का कलमदान आपके इल्म में होगा, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं और आपको बहुत पसंद भी हैं, शेख रशीद साहब, जिन्होंने रेलवे के स्ट्रक्चर को जापान जैसा कर दिया, तो अब उनको वज़ारत दाखिला दे दी गई है। और आपको याद होगा वज़ीर आज़म हमेशा ये बात करते थे कि वो राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखेंगे, तो क्या उसी जाने बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर राइट वाली बात, प्राइम मिनिस्टर वाली बात करूं, तो फिर पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ इलाही भी रखा हुआ है उन्होंने, वो खुद ही कहते थे ना सबसे बड़ा डाकू है। मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब को जो गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज़ में आके मीडिया पर, और जिस तरह अपोजिशन को वो लताड़ते हैं, और फिर जिस तरह वो मतलब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले सकते हैं, शायद ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब जो उस तरह मूड में नहीं थे, धीमे आदमी हैं वो, ब्रिगेडियर इजाज़ शाह, तो शायद वो नहीं कर सकते थे, तो अब शेख रशीद को भी लाया गया है। लेकिन किसी वक्त आप प्रोग्राम रखिएगा, मैं शेख रशीद साहब को उस वक्त मिला था जब वो भावलपुर जेल में बंद थे, जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने इनको बंद किया था क्लाशनकोफ केस में। तो मैं और एक मरहूम अखबार नवीस थे जंग के इरशाद अहमद हक़ानी साहब, वो भी इत्तफाक से उस दिन वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ जो शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की थी, किसी दिन आप प्रोग्राम रखिएगा, हम उस पर भी बात करेंगे कि जब बंदा जेल में होता है क्या कहता है और जब वज़ीर दाखिला बनता है तो क्या कहता है। तो बस इतना ही काफ़ी है। चले, आपने वो एक इशारा दे दिया, ज़ाहिर है अपोजिशन में होता है कुछ और कहता है, हुकूमत में होता है बंदा कुछ और कहता है, लेकिन क्या ये टफ टाइम दे पाएंगे आप अपोजिशन को, क्योंकि वो भी जल्द से जुलूसों का ऐलान कर रहे हैं? मैं अर्ज़ करूँ कि अपोजिशन को टफ टाइम जो है ना, वो उस वक्त तक ये हुकूमत नहीं दे सकती जब तक ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करती। देखें, अंडे, चीनी, दाल, घी, ये आम आदमी के इस्तेमाल की जो चीज़ें ये बहुत महंगी हो गई हैं। अभी जब ब्रेक में हम गए थे तो उस दौरान मुझे एक दोस्त का मैसेज आया है, उन्होंने लाहौर से कहा है कि जी अदरक जो है वो 900 से 1000 रुपये किलो मिल रही है।
अब आप मुझे बताएं, जब महंगाई की ये सूरत हाल हो, ये अदरक हो गया, धनिया हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर खाने में डलती हैं जी, गरीब आदमी डालता है, और अमीर आदमी को तो कोई परवाह नहीं है ना इस मुल्क में, वो जो मर्जियाँ करता रहे। सही। तो ये गरीब आदमी ये करता है। तो सर जी ये जो महंगाई है, जब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं होती, मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, और हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करे तो फिर इसको अपोजिशन के जलसों से परेशान होने की कोई ज़रूरत वो तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा सालों में भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई कंट्रोल हो सके। तो फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही दबती चली जाएगी। तो फिर इसका मतलब है कि दूसरी जगह अपोजिशन के पास मौका तो है, सियासत के बाजार में यही चलता है। देखिए ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज तक हमने देखा जब से पीडीएम बनी है या उससे पहले भी, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, मुतबादल प्रोग्राम क्या है, मुतबादल माशी प्रोग्राम क्या है। मैंने कराची जलसे में, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक इंटरव्यू मुझे करने का, उनसे गुफ्तगू करने का एक मौका मिला कराची के स्टेज पर। तो वहाँ भी मैंने उनसे पूछा कि आपके पास माशी प्रोग्राम क्या है, मुतबादल माशी प्रोग्राम क्या है। मुतबादल माशी प्रोग्राम किसी पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां जो हैं वो आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रह के काम करती हैं, और आईएमएफ का जो फ्रेमवर्क है वो इसी तरह ही रहेगा। जब तक आईएमएफ से हमारी जान नहीं छूटती, और उससे जान छुड़ाने के लिए किसी भी अपोजिशन के पास कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं है। जब तक आप मुतबादल माशी प्रोग्राम नहीं लाएंगे, उस वक्त तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, एक जानिब तो ये है। दूसरा सर, आपने एक स्टोरी ब्रेक की थी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के पीपल्स पार्टी छोड़ने की, जिसके बाद फिर आपसे भी बड़े सोशल मीडिया पे राब्ते रहे हैं लोगों के, और हम भी राब्ते में रहे हैं। तो बार बार ये कहा गया कि नहीं, पीपल्स पार्टी ने उन्हें तर्जमान का ओहदा छोड़ दिया। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने खुद ही ट्वीट कर दिया, जो आपने भी शेयर किया था। मामला क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने देखिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो एक नौजवान पढ़े लिखे हैं, सियासत को समझते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। उनके साथ एक दफ़ा मुझे जहाज़ में लाड़काना सखर जाने का इत्तफाक हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंटरनेशनल सियासत पे जो गुफ्तगू की, बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने बताई। वो पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, मुल्की भी और इंटरनेशनल भी। अच्छा, उनका इख्तलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी से उस वक्त शुरू हुआ जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी ने सादक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया। अच्छा, वो इस हक़ में थे कि मियाँ रज़ा रब्बानी साहब को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाया जाए। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ ने भी ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी को नामज़द कर दे तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त वही हुआ कि जहाँ बिलावल साहब आजकल बहुत उछलते हैं, टेलीफोन आ जाए जी, टेलीफोन आ गया है और राब्ता है, वो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफ़ अली जरदारी साहब ने कहा नहीं जी, सादक संजरानी होगा, आपको याद होगा। फिर उस पे पीटीआई, देखें तारीख़ और हालात का जबर देखें कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिनको डाकू, जिनको चोर और जिनको जो कुछ कहते हैं, पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कैंडिडेट को वोट किया जी वोट। और पीपल्स पार्टी ने सादक संजरानी को किया, क्योंकि उस वक्त ये बताया गया था पीपल्स पार्टी के लोगों को कि सादक संजरानी भी पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, जबकि बाद में साबित हो गया कि वो कैंडिडेट कहाँ से आए थे। ठीक है, ये इख्तलाफात की इब्तदा थी। वो चाहते थे कि रज़ा रब्बानी साहब बने। फिर उसके बाद आगे बड़ी सूरत हाल, फिर उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे साथ जो हुआ, अब हमें एक जो है मज़ाहमत की भरपूर सियासत करनी चाहिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि, और थोड़ी सी बिलावल भुट्टो ने मज़ाहमत की जब सियासत शुरू की तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी मुतहरक हुई। लेकिन जैसे ही वहाँ से आए, गिलगित बल्तिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, नाकाम और नामुराद वापस, वोट सबसे ज़्यादा देखें। अब एक कमाल देखें कि वोट सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने ली और नशिस्तें देख लें पीपल्स पार्टी की कहाँ। ये तो टेक्निकल ये वो चीज़ें हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना, एक टेलीफोन आने पे पिछली सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि नहीं जी, अब इस्तीफ़ों के मामले पे जो मैं समझता हूँ अलहदगी का सबब बना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की तर्जमानी के उससे, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उनको रजामंद करने के लिए किस किस ने फ़ोन किए। फिर उन्होंने जब ये इस्तीफ़ों का मामला हुआ तो बिलावल भुट्टो ने कहा हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम सिंध गवर्नमेंट भी कुर्बान कर देंगे। फिर आपने देखा कि अचानक जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दरमियान में आ गई, जिस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की हैसियत में आपको बता चुका हूं का बयान सामने आया और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आ गई। ठीक है जी, और अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो बात करेगी वो बिलावल साहब मान जाएंगे। कमाल है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का भी, जिसकी अपनी हैसियत मैंने 2 मिनट पहले बताई। तो अब उसमें चला गया, तो ये इख्तलाफात का क्लाइमैक्स था, अरूज था,
जिसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने ये समझा कि इस सूरत हाल में कि जहाँ बिलावल एक खड़े होकर सही पॉलिसी पर जो है वो मौक़िफ़ नहीं अपना आ रहा है, कभी इधर चले हैं कभी उधर चले हैं, उस पर फिर वो दिल बर्दाश्ता हुए और फिर वो मेरे ख़्याल में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं मज़ीद तर्जमानी नहीं कर सकता। इनके रिज़ाइन करने से पीपल्स पार्टी का या इनका पीपल्स पार्टी अगला मरहला पीपल्स पार्टी से बिल्कुल ये चले जाएंगे, ये भी मैं आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी अब छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी में रहना इनका मुश्किल है बहुत ज़्यादा। वो तो ये सेनेट का जो इलेक्शन तक है जो नहीं अगले जो इनकी मुद्दत अभी है, तो अच्छा इनकी मुद्दत है, ठीक है ये सेनेट शायद पीपल्स पार्टी में रहेंगे अब, वरना मुश्किल है। क्यों कि इनको राज़ीमंद करने के लिए जब इन्होंने रिज़ाइन दिया और चेयरमैन का ग्रुप भी लेफ़्ट कर गए, उसके बाद इनको जो फ़ोन किए सबसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया, फिर उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने किया, फिर उसके बाद जनाब अपना कहना बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़ोन किया इनको मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी का फ़ोन जो है रिसीव नहीं किया, बात नहीं की। तो ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। मैं आज एक बात आपको और बता दूं कि पीपल्स पार्टी के कुछ और लोग भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मौजूदा पॉलिसियों से मायूस हो रहे हैं और आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में कुछ और लोग भी पीपल्स पार्टी के इसी तरह पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ने के लिए मशावरतें कर रहे हैं। उनका एक इजलास जो है वो इस्लामाबाद में अम्बेसी रोड में वाक़या पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के घर पर हुआ और वहाँ बहुत सारी मशावरत हुई। गुज़िश्ता रात वो इजलास हुआ है। अच्छा। तो वो लोग भी अब जाने वाले हैं। अभी उनके नाम जो हैं वो मैं देना नहीं चाहता क्योंकि फिर जो है वो पीपल्स पार्टी का मीडिया ऑफिस जो है फिर उसकी बेचारा शर्मिंदगी होती है। उन्होंने तो इसकी भी वजाहत की कि जी नहीं जा रहा, अपना कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, नाराज़गी के खौफ से आप ये ब्रेक नहीं नाराज़गी नहीं, उनकी शर्मिंदगी की खौफ से। देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, पीपल्स पार्टी का जो मीडिया ऑफिस है उसमें एक ज़माने पर उनकी जो हेड थे मीडिया ऑफिस के वो फ़रतुल्लाह बाबर साहब थे। फ़रतुल्लाह बाबर साहब इंतहाई काबिल ध्यानदार आदमी हैं और वो चीज़ों को बहुत समझते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल उनको पेश दर पेश आ भी जाए तो वो कभी जज्बाती अंदाज में बात नहीं करते थे जो है वो जारी करने प्रेस रिलीज जारी करने के लिए। वो कहते थे ठीक है देखते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, आपको बताते हैं। तो अगले कुछ देर 2 दिन के बाद तो चीज़ें क्लियर हो जाती थी। वो कहते थे अब तो क्लियर हो गई, अब क्या हमने मौक़िफ़ देना है। लेकिन अभी जो मीडिया सेंटर वाले जज्बाती हो जाते हैं और वो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि जी वो उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो तर्जमान भी हैं और सब कुछ हैं और इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। अब आप तरदीद की गई, उन्होंने तरदीद की। अब एक और देखें, अब आइंदा जो है उस मीडिया ऑफिस की प्रेस रिलीज की क्या हैसियत रहेगी जब उन्होंने कहा जी को रिज़ाइन नहीं दिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने खुद कह दिया कि मैंने रिज़ाइन दे दिया। अब आइंदा से क्या उनकी तरफ से जारी प्रेस रिलीज जो है उन पर कैसे एतमाद किया जाए, उस प्रेस रिलीज की क्या वो हो। मैं समझता हूँ कि उनको अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए और उनको उसी तरह का प्रेस जो मीडिया सेंटर है वो बड़ी मुकद्दस जगह है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वहाँ आती रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो मीडिया ऑफिस रहा है, लेकिन उस ज़माने में फ़रतुल्लाह बाबर साहब थे। ठीक है। तो उनको ये चाहिए कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब के ज़माने जो मीडिया ऑफिस का मकाम था उस मकाम को बहाल करें और उसको उस सतह पर लाएं। ना कि ऐसा नहीं है कि कोई आए कि कोई खबर एक आ जाए और जनाब वो और मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे दोस्त हैं एक इंग्लिश अखबार में चीफ रिपोर्टर, उन्होंने मुझे बताया कि बिलावल हाउस से भी खबर जारी की गई है कि जी वो नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं जो बिलावल हाउस में मीडिया सेंटर वाले बैठे हुए हैं यार, अगर उनकी भी इंफॉर्मेशन और ये है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस पार्टी का। चलें ये तो एक आ गया। आप बिल्कुल जाते जाते मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या इन इख्तलाफात की बुनियाद पर एकदम जज्बाती हो गए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब? इतने जज्बाती हैं, बहुत से इख्तलाफात मौजूद हैं, CEC का आपने खुद जिक्र किया है और लेकिन पार्टी के साथ चलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो इसलिए गए हैं कि वो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तर्जमानी नहीं कर सकते थे मीडिया पर कि एक दिन बिलावल भुट्टो एक पॉलिसी अपनाते हैं, अगले दिन दूसरी पॉलिसी अपनाते हैं। पहले ये कहा गया कि हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं और हम सिंध हुकूमत कुर्बान कर देंगे, ठीक है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं प्रोग्राम में। और फिर उन्होंने कहा जी CEC में चले जाएंगे। तो क्या मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी के CEC की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की क्या हैसियत है और उसको किस तरह चेयरमैन लेते हैं। मैंने माजी की मिसालें आपको दी हैं ना जी। सही। तो ये इस बड़ा टफ टाइम है और इसलिए ज़्यादा जो लोग मतलब असूलों की सियासत करना चाहते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर वो अपना रास्ता अलग करते हैं, मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। नाज़रीन, सब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।